बाकी सब लोग जितने हैं सब जुड़ जाइए फटाफट, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ होएगी। अब ये जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैंने इसको बोला था कि यहाँ पर एक स्टैटिक वर्ब्स की यूज करते हैं हम, ठीक है। तो वाइट पेन ले लेते हैं, ठीक। स्टैटिक, ये जो स्टैटिक वर्ब्स होती है, ये स्टैटिक वर्ब्स जो होती है इनको हम परमानेंट वर्ब्स भी कह सकते हैं, राइट। एक ही बात होती है, आप उसको स्टैटिक वर्ब्स बोलिए या परमानेंट वर्ब्स बोलिए, बात एक ही होती है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप ऐसी वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी वर्ब्स होती है? जैसे मैंने बोला आपसे, हियर, सीम, नोटिस, अंडरस्टैंड, ठीक है। अंडरस्टैंड हुआ आपका, और क्या हुआ? फील, लाइक, लव, हेट, डिटेस्ट, ठीक है। और आपका अपीयर, राइट। अपीयर हो गया, और क्या होगा? अपीयर, चलिए एटसेट्रा लिख देते हैं। तो ये जो वर्ब्स होती है, ये वर्ब्स होती है आपकी स्टैटिक वर्ब्स, परमानेंट वर्ब्स। होती तो बहुत सारी, जितनी एट ए टाइम याद आ जाए उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम स्टैटिक वर्ब्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो वर्ब्स होती है, दीज वर्ब्स आर used in indefinite and perfect। जो इंडेफिनिट सेंटेंसेस होते हैं और जो परफेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं, ये वर्ब्स उन्हीं में यूज होती है, ठीक है। दूसरी बात, वी कैन नॉट यूज these verbs in continuous and perfect continuous। ये जो वर्ब्स होती है, इनको किसी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो या किसी का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, वहां पर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन स्टेटिव वर्ब्स के बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है। जब हम इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस के केस पढ़ते हैं, वहां पर ये वर्ब्स बहुत यूज होती है। अब इन वर्ब्स को हम जब यूज करते हैं तो आपको केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है, क्या ये कॉन्टिन्यूस है, क्या ये इंडेफिनिट है। अगर इतना ध्यान रख पा रहे हैं तो आप वर्ब्स को ठीक से यूज कर पाएंगे, अदरवाइज वर्ब्स यूज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आप कैसे इनको यूज करते हैं तो इस चीज का हमें ध्यान होना चाहिए। यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे मैंने बोला, ही ही हियर्स, ही हियर्स म्यूजिक एवरीडे। कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में, यहाँ हियर्स की जगह क्या आ जाएगा? ही लिसन्स टू म्यूजिक। ये सेंटेंस भी ठीक है। लिसन के साथ में आपको टू लगाना पड़ेगा, अगर लिसन आया हुआ है तो लिसन के साथ में टू लगाएंगे तब जाके कोई ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। और हियर के साथ में आपको कोई आईएनजी यूज नहीं करना। ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, दोनों एक जगह यूज हो सकते हैं, ठीक है। यानी आप ऐसे ही हियर्स म्यूजिक एवरीडे। तो अब इन दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं किसी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लेके जाऊं, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूं, इज ही इज
हियरिंग म्यूजिक, या एवरीडे ना भी लगाऊं कोई दिक्कत नहीं है, और 4 सेंटेंस में ऐसे बोलूं, ही इज लिसनिंग टू म्यूजिक। ठीक है, अब ये 2 सेंटेंस मैंने यहाँ पे ये लिख दिए, बट ये तो दोनों सेंटेंस लिखे हैं मैंने, कैसे लिखे हैं, ये मैंने आपको लिखा आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, इसमें लिखा है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, और ये दोनों सेंटेंस किस में लिखे हुए थे, आपके इंडेफिनिट पैटर्न में लिखे हुए थे। तो अब आपको पता होना चाहिए, जो पीछे वाली स्लाइड में मैं आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा था, मैं पीछे वाली स्लाइड में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हियर, सीम, नोटिस, लाइक, इन सेंटेंस को हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। इसमें यूज करते हैं या तो इंडेफिनिट में यूज करते हैं या यूज करते हैं परफेक्ट में। ठीक है, तो बात सोचने समझने वाली सिर्फ इतनी सी है कि आप हियर जो होता है आपका, ये आपका परमानेंट वर्ब होता है बेटा, ये आपका परमानेंट वर्ब होता है। ठीक, कोई भी परमानेंट वर्ब आपका कॉन्टिन्यू फॉर्म में यूज नहीं हो सकता है, तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आपको उसको यूज नहीं करेंगे, कोई भी परमानेंट वर्ब कॉन्टिन्यू फॉर्म में यूज नहीं हो सकती। तो कैसे यूज करेंगे, ही इज हियरिंग की जगह बोलेंगे ही हियर्स, ये यूज करना पड़ेगा आपको। अच्छा, क्या ये यूज हो सकता है, ये तो बिल्कुल ठीक यूज हो सकता है। लिसन एक ऐसी वर्ब होती है कि आपकी परमानेंट और टेम्परेरी दोनों तरह से वर्क करती है, बट हियर परमानेंट की तरह काम करता है, ये टेम्परेरी की तरह काम नहीं करता। क्लियर है, ये आपको इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो परमानेंट वर्ब, स्टेटिव वर्ब्स अपन क्या कहते हैं, अगर आपको पता हो तो, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है ये आपका परमानेंट सेंटेंस होता है, तो इसके साथ में परमानेंट वर्ब्स आराम से यूज हो जाएंगी। ठीक, अब देखो जरा नेक्स्ट देखिए, अब मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब इनको वन बाय वन करके मेरे साथ लिखते चले जाएंगे, और जहां गलती है आप मुझे भी बताएंगे। ही इज फीलिंग हंग्री, आई एम, ठीक है, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। सेंटेंस नंबर 3 देखेंगे, दे लिखते रहिए मेरे साथ साथ में। आई हैव रिटन दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को बेस बना करके आप लिखना शुरू करिए। देखिए पहला सेंटेंस, देखिए क्या कर सकते हैं इसमें पहले सेंटेंस में। दूसरा देखिए, ही इज फीलिंग हंग्री, क्या ये सेंटेंस सही है, और सही है तो ये किस लिहाज से सही है ये और बता दीजिए मुझे। ही इज फीलिंग हंग्री, मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि बेटा ये जो फीलिंग वर्ड है,
ये आपका कैसे वर्ब है, स्टेटिव वर्ब्स है, और किसी भी स्टेटिव वर्ब्स को आप आईएनजी के साथ में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हटा दीजिए, ही फील्स, तो सही क्या होगा आपका, ही फील्स हंग्री, उसे भूख लग रही है, ठीक। अगर अभी भी भूख लग रही है तो तब भी ऐसे ही बोलना पड़ेगा, ही फील्स हंग्री। तो फीलिंग हंग्री नहीं आएगा, इसके लिए फीलिंग हंग्री नहीं आएगा। आई एम अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, गलत सेंटेंस। आई एम अंडरस्टैंडिंग का यूज नहीं होगा यहाँ पर, सिंपल आपका होगा आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे बोलना पड़ेगा आपका। दे विल स्टडी इन अमेरिका, वो अमेरिका में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई दिक्कत ही नहीं है, इस सेंटेंस में कोई दिक्कत है ही नहीं, मैंने ऐसे ही लिख दिया था। सी ऑफन टेक टी, अब ये ऑफन का मतलब क्या है यहाँ पर, मोस्टली, यहाँ इसका मतलब क्या है आपका, मोस्टली, वो अधिकतर इस काम को करता है। तो अब सी है आपका, सी आपका सिंगुलर होना चाहिए, आपको पता ही है जब आपका सी सिंगुलर है तो उसके साथ में टेक्स आएगा, टेक्स आएगा, तो ये आपको एस लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट देखो, मैन आर मॉर्टल, इंपोर्टेंट सेंटेंस है, मुहावरा भी है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। अब आपको पता होता है जो मुहावरा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बना हुआ है, लेकिन मुहावरा जो होता है, जो मैन आर मॉर्टल लिखा हुआ है, इसकी जगह आना चाहिए था आपका मैन इज मॉर्टल, क्या आना चाहिए इसकी जगह, सही सेंटेंस ये होगा आपका एम ए एन मैन, सही सेंटेंस आपका ये होगा एम ए एन मैन इज मॉर्टल, ये सेंटेंस सही होगा, ये आपका गलत हो गया, ठीक है भाई, ये सेंटेंस आपका गलत हो गया बाबू, राइट। नेक्स्ट देखो, सी इज नोटिसिंग माई एक्टिविटी, शी इज नोटिसिंग माई एक्टिविटी, नोटिस इज अ परमानेंट वर्ब और आईएनजी लगा के अपने टेम्परेरी बना दिया, तो सही सेंटेंस कैसे करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, तो सी इज नोटिसिंग की जगह बोल देंगे सी नोटिस, क्योंकि सी आपका सिंगुलर है, सी जब आपका सिंगुलर है तो बेटा आपको इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब हमने यूज कर दी, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत हो तो मुझे समझाइए, बताइए मुझे कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, चलिए, अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यूज इन कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। अब इसको कंडीशनल सेंटेंस में भी हम यूज करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा सबऑर्डिनेट कुछ हमारे कंडीशनल वर्ड्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, उनके साथ में हम जब हम कंडीशन वाली सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो कंडीशन वाली सिचुएशन आपने क्रिएट अभी कभी नहीं किया तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होती है। इफ के साथ में, व्हेन के साथ, व्हाइल के साथ, अनलेस के साथ, अनटिल के साथ, प्रोवाइडेड के साथ में, इवन इफ, ये जो वर्ड होते हैं आपके, ये आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, तो इनके साथ में एक कंडीशन क्रिएट होती है, जो कंडीशन क्या कहती है, क्लास बेटा सही से नहीं चल रही क्या, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये नीतू का मैसेज है एक बच्चे का, क्या सर फर्स्ट क्लास है कि क्लास सर सही से नहीं चल रही है, एक मिनट जरा मैं देख लेता हूँ अगर क्लास ठीक से नहीं चल रही है तो। अब देखना जरा, अब क्लास ठीक है, अभी तो कोई टेंशन नहीं है, नीतू आप बताइए बेटा, एवरीथिंग ओके, इज एवरीथिंग ओके, मेरी वॉइस, वीडियो पीछे वाला पिक्चर बिल्कुल सही दिख रहा है ना, अगर देखो सबको यहाँ किसी को क्लास ओके बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर अभी भी नहीं तो आपको प्रॉब्लम है तो, क्योंकि देखो सभी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, सब बच्चे यस यस बोल रहे हैं क्लास ठीक चल रही है, अगर बेटा प्रॉब्लम है तो आप इसको ऐप को एक बार बंद करिए, दोबारा से इसको साइन इन करिए या इसको दोबारा से खोल करके ठीक करिए, ठीक है, तो आपका ठीक चलने जाएगा। वैसे भी आज बारिश वाला मौसम हो रहा है, ठीक है, इंटरनेट हो सकता है गड़बड़ी कर रहा हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कर रहा होगा, बाहर बहुत तेज बारिश हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, बट इंटरनेट मेरा एकदम मस्त चल रहा है,
ठीक है, चलिए फिर भी ठीक। तो यूज इन कंडीशनल सेंटेंस, इसको जब हम कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हैं तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्प लेते हैं। अब ये जो कंडीशनल सेंटेंस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस इंपॉर्टेंस की वजह से ये सेंटेंस बार बार पूछे जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में आप प्रेजेंट का और फ्यूचर का दोनों का कॉम्बिनेशन बना के काम करते हैं। कैसे करते हैं, कुछ मैं यहाँ पर कंजंक्शन लिख देता हूँ। कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनते हैं आपके, ये बनते हैं आपके सब ऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की वजह से। ठीक है बेटा, तो कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो, जैसे आपने लिख दिया अनलेस, अनटिल, अनटिल में सिंगल एल लगता है। ठीक है, फिर आपका इफ हो गया। ठीक है, फिर वो आपका प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड के बाद में आप लिख सकते हैं व्हेन, व्हाइल, एटसेट्रा। ये जो वर्ड होते हैं ये आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, और भी होते हैं बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख दिए। ठीक है, तो इनमें से हम किसी से एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है उसके साथ में एक क्लोज लगती है और फिर कॉमा लगा करके या इसके बाद में एक क्लोज और लगती है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम यही होता है, वो दो क्लोज ही जोड़ता है। तो उनमें से एक क्लोज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है, दूसरी क्लोज आपकी होती है फ्यूचर की। वो कैसे होती है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने बोला अनलेस, तो अनलेस मैंने जैसे लिखा, अनलेस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जब, जब तक कि नहीं, ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है। तो मैंने बोला अनलेस, जब तक कि, अनलेस सी गेट्स आ गुड मार्क्स, जब तक उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ जाते, अनलेस सी गेट्स ए गुड मार्क्स। ठीक है, तो क्या होगा, कॉमा लगा करके आई विल नॉट मैरी हर। तो ये दो सेंटेंस हो गया आपको देखा जाए तो। एक तो आपके पास में सेंटेंस हुआ अनलेस वाला, तो ये जो अनलेस वाला सेंटेंस है बेटा, ये अनलेस वाला सेंटेंस यही आपका प्रेजेंट वाला बनेगा। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, राइट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है आपका। और इसके अलावा ये वाला जो सेंटेंस होता है ये आपका मॉडल वर्ब्स का होगा। ये किसका होगा, मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब कौन सी हो सकती है, ये आपकी हो सकती है, ये आपकी हो सकती है विल, शैल, कैन, मे, ऐसे करके। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे करके सेंटेंस को हमें बनाना होता है। ठीक, तो जो अनलेस वाला, प्रोवाइडेड वाला, इफ वाला जो सेंटेंस होता है ये आपको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है, और अगला सेंटेंस आपको तैयार करना होता है फ्यूचर में। ऐसे होती है कंडीशन तैयार। अब इस कंडीशन का मतलब ये हुआ है अनलेस शी गेट्स ए गुड मार्क्स, जब तक वो लड़की अच्छे नंबर नहीं ले आती मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ये शर्त है, एक दूल्हे की एक शर्त है, एक लड़के की शर्त है, जब तक कि वो अच्छे नंबर नहीं ले आती तब तक मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस रहा आपका। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट इधर है तो इधर आपको फ्यूचर लगाना पड़ेगा। तो ये सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आता तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, इधर पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो इधर विल का पास्ट आएगा। ऐसे करके ये स्टेप बाय स्टेप आपको 3 से 4 कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। मैंने आपको सिखाई भी थी ये कंडीशन, अगर याद हो आपको, कंजंक्शन में भी सिखाई थी, और कुछ इसका जिक्र मैंने प्रोनाउन में भी किया था, अगर आप लोगों को अच्छे से ध्यान है तो। ठीक है, तो एक यूज इसका यहाँ पर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक यूज आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसको जनरली आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक, एक दो सेंटेंस और बना के देख लो, जैसे मैंने बोला इफ, इफ ही, इफ ही विल स्टडी नाइसली आई विल गिफ्ट हिम a
कार, अगर वो अच्छे से पढ़ेगा तो मैं उसे गिफ्ट कर दूंगा। क्या गिफ्ट करूंगा? एक कार गिफ्ट कर दूंगा मैं उसको, ठीक। तो अब वो कह रहा है कि इफ के साथ में जो लगा हुआ सेंटेंस है वो आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके पास में इफ लग गया, इफ मतलब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लग गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लग गया, तो इसके साथ में तो आपको सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना था, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना था। और दूसरे वाला जो सेंटेंस में आपको क्या यूज़ करना था? फ्यूचर भी यूज़ करना था। फ्यूचर का मतलब क्या आपका? मोडाल यूज़ करना था आपको, और मोडाल ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो ये तो सेंटेंस आपका सही है, मतलब ये वाला क्लोज टू इधर वाला तो सही है। गलत क्या हो गया? ये इधर वाला हो गया। तो आपको क्या करना चाहिए था यहाँ पर? ही विल स्टडी की जगह ऐसे करना चाहिए था, इसको काट करके ही स्टडीज, ठीक है। ही के साथ ऐसे ही इसका यूज भी तो करेंगे। ही स्टडीज नाइसली, अगर वो सही से स्टडी करेगा या सही से स्टडी करता है तो हम उसको क्या करेंगे? क्या लिखा हुआ है? तो मैं उसको गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट क्या दूंगा उसको? कार के रूप में कुछ ना कुछ दूंगा, ठीक है। बात समझ में आएगी बेटा? यहाँ तक क्लियर है? तो उसको आप ऐसे करके प्रेजेंट को अब इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब इसके अलावा और कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको? और यूज़ कहाँ करते हैं बेटा? नंबर ऑफ थिंग्स में यूज होता है। यूनिवर्सल फैक्ट में मैंने आपको बता दिया, इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल सेंटेंस मैंने आपके सामने बोला, इधर 1 है तो उसको 2 लिख देते हैं। अ मदर, अ मदर loves her son, love her son more than डॉटर। ये सेंटेंस देखिए कैसा है, ये सेंटेंस आपका सही है या गलत है? एक मिनट बेटा जरा होल्ड करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करें, शुरू करें। तो ऐसे करके आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कर सकते हैं, ठीक। आगे और क्या कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में? और हम क्या यूज कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको पहले ही दिन दिखाई थी ये पिक्चर, अगर याद हो तो आपको, हम इसका यूज कहाँ करते हैं? देखो जरा, कहाँ यूज करते हैं इसका हम? ध्यान दीजिए बेटा, कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज इन अ रिपीटेड एक्शन, हैबिट, रूटीन, हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, न्यूज़पेपर हेडिंग्स, ठीक है, प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स, ठीक है। कोई आपको प्रोवर्ब्स बोलना, कोई इडियम्स बोलना, तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली हम इसका यूज़ उधर ही कर रहे थे, देख रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम इसको क्या यूज़ कर सकते हैं? इडियम्स एंड फ्रेजेस, या आप कह सकते हैं सेइंग्स, ठीक है। यहाँ पर इनका यूज़ करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सेंटेंस बनाना है, ना तो आपको पास्ट में बनाना, ना फ्यूचर में बनाना, कहीं भी किसी और दूसरे टर्म्स में इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको बेटा? इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? कोई भी आप ईडियम लिख दीजिए, कोई भी ईडियम, वो सारे के सारे ईडियम प्रेजेंट में बनेंगे। इसके अलावा ईडियम बनाने का कोई दूसरा रास्ता आपके पास है नहीं। जैसे आप दुनिया को कोई भी ईडियम बता दीजिए, मैं उसको बना के दिखाऊंगा, आपको सारा का सारा प्रेजेंट में बनता है। जैसे कि हम क्या बना सकते हैं? बिटवीन, बिटवीन टू स्टूल्स वी
कम ऑन द ग्राउंड। का मतलब ये होता है जो दो कश्तियों पे पैर रखता है वो किधर का भी नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बना हुआ है। ठीक है, बोला ना वी कम, मतलब कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही शो करती है। अगर ये वी ना होकर शी होता तो ये कम की जगह कम्स होता है। तो ऐसे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये आपका क्या है आपका, ये आपका एक ईडियम है, आपका एक मुहावरा है। जब आपका मुहावरा होता है तो अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई यूनिवर्सल फैक्टर है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, एक सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ इस बात को। इफ़ यू पुट योर हैंड, इफ़ यू पुट योर हैंड इनटू द फायर, क्या हो जाएगा हाथ का? इट गेट्स बर्न। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? गेट्स। गेट्स मतलब वर्ब प्लस एस या वर्ब प्लस एस या ई एस का यूज़ हो रहा है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए वर्ब प्लस एस या ई एस का यूज हो जाए तो यही तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब जब आप यूज़ करेंगे यूनिवर्सल फैक्टर्स, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, रिपीटेड एक्शंस, हैबिट, किसी का शेड्यूल, ऐसी ये चीज़ जब यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करने के लिए अब ये हमारे पास तरीका था। चलिए जल्दी से हम फटाफट दूसरे टेंस पे आ जाते हैं। पहला टेंस हमने बहुत पढ़ लिया, दूसरा टेंस हमारे पास में है, दूसरा टेंस है हमारे पास में प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो काम आपका एट ए टाइम चल रहा हो, बोल रहा हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, मैं लिख करके दिखाता हूँ। ठीक, वर्क इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप कुछ बोल रहे होते हैं उसी समय ये काम क्या होता है? प्रोग्रेस में होता है। उसी समय ये काम क्या होता है? आपका कंटिन्यू होता है। इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव सेंटेंस। प्रोग्रेसिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? आपका कंटिन्यूस सेंटेंस। ठीक, तो पहली बात। दूसरी बात, इट इज अ टेम्परेरी सेंटेंस। ठीक है ना। तीसरी बात, स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, और इसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट वर्ब्स। इसके साथ स्टेटिव वर्ब्स या परमानेंट वर्ब्स आर नॉट यूज्ड विद them। इनके साथ हम परमानेंट वर्ब्स का यूज़ नहीं करते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि ये आपका टेम्परेरी सेंटेंस है। टेम्परेरी सेंटेंस के साथ हम टेम्परेरी वर्ब यूज़ करेंगे ना, परमानेंट वर्ब यूज़ ही क्यों करेंगे? है क्या नहीं? जैसा ही सेंटेंस होगा वैसी ही आपकी वर्ब होगी। टेम्परेरी सेंटेंस होगा तो टेम्परेरी वर्ब यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो ऐसे आप यूज़ करेंगे। अगली बात इसमें आपको क्या ध्यान देनी है? फोर्थ, ठीक है, क्या ध्यान देनी है? इट हैज़ अ नंबर ऑफ कीवर्ड्स। इसके बहुत सारे अपने कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो कीवर्ड्स? देख लो, जैसे नाउ, राइट नाउ, करंटली, ठीक है ना, एट प्रेजेंट या प्रेजेंटली भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑन द स्पॉट, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तब भी हम यूज़ करते हैं।
at the time of स्पीकिंग भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं ध्यान रखेंगे। इज, एम, आर, और वर्ब के साथ में आपको लगाना है आईएनजी। ठीक है, इज एम आर का यूज करना है, वर्ब के साथ आईएनजी। इस आईएनजी का मतलब जानते हो क्या? इस आईएनजी का मतलब है आपका फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की चौथी फॉर्म इसमें आपको यूज करनी होती है। यही होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेम्परेरी सेंटेंस। ठीक है, अब इसको ध्यान दे सकते हैं, अच्छे से देख ले, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि जब स्पीकर इसके बारे में बता रहा होता है, ये सेंटेंस तभी काम कर रहा होता है। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको टीच कर रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू। आप लोग क्या कर रहे हो? आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग टू मी केयरफुली। आप मुझे देख भी रहे हो, ठीक है ना, यू आर वॉचिंग मी। आप क्या कर रहे हो? आप इंटरनेट चला रहे हो, ठीक है, तो यू आर ऑपरेटिंग इंटरनेट, ऐसे करके। तो आप इस तरह से सेंटेंस इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया कि कॉन्टिन्यूस हम कैसे यूज़ करते हैं? टेम्परेरी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इसमें यही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको सेंटेंसेस डायरेक्ट बना ले। जैसे मैंने बोला मोहन मोहन वाज मोहन वाज रीडिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया राइट नाउ। यहाँ पर इसने राइट नाउ जो क्लोज डाल दिया, इस क्लोज से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी अभी। सेंटेंस नंबर 2, वी वी आर स्लीपिंग देन। ठीक है, थ्री, presently I have submitted my प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है, सेंटेंस आपका ये रहा। नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखेंगे, ही हैज bought some piece of paper at present। ठीक है, पीस ऑफ की जगह लिख देंगे यहाँ पे पीसीज ऑफ। ठीक, 5, I was running on the I'm running along the road now। ठीक है, सो आई हैव रिटन दिस सेंटेंसेस। बताइए चलो इसको ठीक कैसे करेंगे बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, क्लास को हम कैसे इसको हम कैसे ठीक करेंगे? सेंटेंसेस को देखिए कैसे ठीक कर सकते हैं। मोहन वाज रीडिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटेंस सही होता अगर मैं यहाँ पर राइट नाउ ना लिखता। ये भाई साहब अगर आपके पास में राइट नाउ नहीं होता तो सेंटेंस तो सही है। क्या लिखा हुआ है? मोहन वाज रीडिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया, मोहन टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था।
लेकिन यहाँ पर ये जो आपका लिखा हुआ है राइट नाउ, इस राइट नाउ ने सेंटेंस का जो सेंस है यानी उसका टाइम जो है, उसका काल जो है वो चेंज कर दिया। अभी तक जो सेंटेंस था इस पे हाथ लगाने तक ये सेंटेंस पास्ट में चल रहा था, लेकिन राइट नाउ ने बता दिया कि भाई ये तो प्रेजेंट का टाइम है। और इस प्रेजेंट के अंदर तो 4 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन इन चारों में से कौन सा यूज करेंगे, चारों में से कौन सा यूज करेंगे, ये भी आपको राइट नाउ भी बता रहा है। राइट नाउ का मतलब होता है अभी। क्या मतलब होता है इसका, अभी, अभी काम चल रहा है। तो अभी का जो प्रेजेंट में कोई काम अगर कंटिन्यू है, इसका मतलब होता है कंटिन्यू। जब कंटिन्यू काम है तो भाई साहब समझ जाइए कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस ही होगा। तो यहाँ पर वाज की जगह आप अगर इज कर देते तो आपका काम पहले ही तैयार था। मोहन इज रीडिंग न्यूज़पेपर राइट नाउ। मोहन अभी अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इसी समय जब मैं बोल रहा हूँ उसी समय उसका काम चल रहा है, न्यूज़पेपर लेकर बैठा हुआ है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरे सेंटेंस में हम क्या करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखो बेटा, वी आर स्लीपिंग राइट नाउ। ठीक है, वी आर स्लीपिंग देन। अब यहाँ पर अगर मैं देन को भूल जाऊं कि देन है ही नहीं तो सेंटेंस तो ठीक है, वी आर स्लीपिंग, हम सो रहे हैं। ठीक है, देन। अब ये बताइए मुझे, ये सेंटेंस सही है क्या? ये सेंटेंस सही है क्या? ये सेंटेंस अगर मैं ऐसे बोल दूं ना, अगर मैं देन ना भी लगाऊं, ये सेंटेंस तब भी गलत है। अगर मैं इसको देन को ऐसे हटा दूं, ये तब भी गलत है सेंटेंस। ऐसे क्यों गलत है? अगर आप लोग सो रहे हैं तो आप ऐसे थोड़ी बोल देंगे सो सोते, वी आर स्लीपिंग, हम सो रहे हैं। सो रहे हैं तो सोता हुआ इंसान बोलता नहीं है। तो ये देखो सेंटेंस कितना अच्छा है आपका। तो वी आर स्लीपिंग यहाँ पर ऐसे लिख दिया और यहाँ पर हमने कोई टाइम नहीं लिखा, उसके बावजूद भी ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो इसका एक्शन है वो एक्शन अलाउ भी नहीं करता कि आप इसको जिस समय आप इस एक्शन को कर रहे हो तब इसके बारे में स्टेटमेंट भी दे दो, नहीं। तो यहाँ पर वी आर स्लीपिंग का मतलब है कि हम सो रहे हैं। जब आप सो रहे हैं तो आप बोल कैसे रहे? तो आर की जगह ऑलरेडी यहाँ पर क्या आएगा, वर ही आना था। और अगर आप यहाँ पर देन लगाएंगे तो भी यहाँ पर वर ही लगेगा। ठीक है, सिर्फ ये कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने आप ही इंडिकेट कर देती है कि ये इस समय पर ऐसे वर्ब हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती। सर मैराथन लेकर आओ अब। एक बच्चा बोल रहा है कि मैराथन लेकर आओ, दूसरा बच्चा बोल रहा है नो सर। स्नेहा, आप ये नो किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं? बताइए भाई, आपका नो किस लिए आया है? मैराथन के लिए, क्लास अच्छी नहीं लग रही इसलिए? अच्छा ये बताइए, समझ में आ रहा है? क्लास ठीक लग रही नहीं लग रही है बेटा? मज़ा आ रहा है टेंस पढ़ने में? टेंस पढ़ने में मज़ा आ रहा है? ऐसे पढ़े कभी टेंस? एक बार ज़रा मुझे बताइए, टेंस पढ़ने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? टेंस किस तरह से पढ़े आपने अभी तक अपने स्कूल्स वगैरह में, कि जिन शब्दों के अंत में ता है, ती है, ते है, ते आदि शब्द आते हैं और जेंड डेफिनेट खिलाते, कुछ ऐसा तो नहीं पढ़ लिया? ये बहुत खतरनाक होता है। ऐसे भी टीचर्स होते हैं कि जो लास्ट में जो कोई वर्ड होता है उसके बाद का जो लेटर होता है उससे पहचानने की कोशिश करते हैं कि भाई, नहीं, से पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो वापस आ जाओ, कोई बात नहीं। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, प्रेजेंटली आई हैव सबमिटेड माय प्रोजेक्ट। अब ये अगर हम यहाँ पर प्रेजेंटली वर्ड यूज़ ना करें, मैं बोलूँ आई हैव सबमिटेड माय प्रोजेक्ट, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल मस्त, एकदम ओके है। लेकिन मैंने बोल दिया प्रेजेंटली, प्रेजेंट मतलब इसी वक्त। इसका मतलब क्या होता है? इसी वक्त। ठीक है, इसी समय मैंने अपनी फाइल सबमिट की है, मतलब मैं अपनी फाइल सबमिट कर रहा हूँ। तो प्रेजेंटली का मतलब होता है कि किसी काम का कंटिन्यू होना दिखाता है ये। तो आई हैव सबमिटेड की जगह क्या आना चाहिए था? तो इस हैव की जगह तो आना चाहिए भाई साहब एम, और सबमिट की जगह आना चाहिए सबमिटिंग, सबमिटिंग। अब आपका सेंटेंस हो गया सही। ठीक है, प्रेजेंटली आई एम सबमिटिंग माई फाइल, मैं अभी अपनी फाइल सबमिट कर रहा हूँ प्रेजेंट में, अभी करी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही हैज़ बॉट सम पीसीज ऑफ पेपर्स एट प्रेजेंट। ठीक है, अगर हम इस सेंटेंस में एट प्रेजेंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो क्या सेंटेंस सही नहीं है? अब ये जो एडवर्ब्स होते हैं भाई साहब, यही तो वो चीज़ें होती है जो क्या करती है,
सेंटेंस के अंदर क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और अगर एडवर्ब्स के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो एडवर्ब की वजह से, तो फिर एडवर्ब का भी कोई काम नहीं होता है। अब ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं, जैसे उधर उसने बोल दिया है, इधर देन ने बोल दिया, इधर आपके राइट नाउ ने बोल दिया। ये चिल्ला चिल्ला के खुद बोल रहे होते हैं कि मैं इस टेंस के अंदर बनूंगा, मैं इस टेंस की हेल्प करने आता हूँ, तो आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो एट प्रेजेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है। जब कॉन्टिन्यूस की बात होगी बेटा, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, हैज की जगह तो लिखना पड़ेगा सबसे पहले इज, तो और बोट की जगह लिखेंगे बाइंग, BUYING, बाइंग। ठीक है ना, तो ऐसे करके बाइंग लिखना पड़ेगा। तो अभी आपको समझ में आया बात या नहीं? कुछ बच्चे आपके मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका मतलब सबको समझ में तो आ रहा है, यानी मैं वैसी ही बकवास नहीं कर रहा हूँ। आई वॉज रनिंग अलोंग द रोड, ठीक है, अलोंग द रोड, मैं सड़क के किनारे किनारे भाग रहा हूँ। तो बताइए जो यहाँ पर ये जो वाज लगा हुआ है, यह वाज किसके लिए आता है आपके लिए, पास्ट के लिए। और नाउ किसके लिए आता है आपका, प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट और पास्ट का जो मैचिंग है वो तो आपका ख़राब हो गया। या तो आपको दोनों प्रेजेंट में रखनी चाहिए चीज़ें, या दोनों पास्ट में रखनी चाहिए। तो अब चेंज कैसे करेंगे, चेंज करने का जो आपका आधार बनेगा ये आपका बनेगा टाइम। टाइम आपका प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का टाइम है, तो आपको टेंस भी किस में लेना पड़ेगा, प्रेजेंट में ही लेना पड़ेगा। तो आई वाज की जगह लिखना पड़ेगा आई एम रनिंग अलोंग द रोड नाउ। ये अलोंग द रोड क्या होता है जानते हैं बेटा, ये अलोंग द रोड क्या होता है? ठीक, ये अलोंग द रोड क्या होता है, देखो जल्दी बताता हूँ आपको। ये अलोंग का मतलब होता है जैसे ये सड़क है, ये आपकी सड़क जा रही है बेटा, अब ये आपकी इस तरह से होती है सड़क। ठीक है, अब आप सड़क पर जब भागेंगे तो कैसे भागेंगे, यहाँ भागोगे, इस रोड पे ऐसे भागोगे, नहीं भाग सकते ना बेटा। यहाँ पर सड़क पे सिर्फ गाड़ियाँ भागती है, अगर आप भागोगे तो पापड़ बन जाओगे। चाहे इसमें मैं हूँ चाहे आप कोई भी हो, मरने का रिस्क हर वक्त रहेगा। तो जब कभी हम रनिंग करते हैं या सड़क पे वॉकिंग करते हैं तो हम किनारे किनारे करते हैं, यहाँ पर किनारे किनारे, यहाँ पर यहाँ चलते हैं हम लोग, यहीं तो चलते हैं किनारे, नीचे भी तो जाते हैं, कच्चे पे उतर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो किनारे पे हम चलते हैं इसे बोलते हैं हम किनारे को अलोंग। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा, अलोंग बोलते हैं, अलोंग द रोड। ठीक है ना, किनारे को तो हम क्या एज बोलते हैं, लेकिन अलोंग द रोड का मतलब होता है कि इसके आपके किनारे के साथ साथ। अलोंग का मतलब क्या होता है, साथ साथ, राइट, सड़क के साथ साथ। ये सेंटेंस, ये प्रेपोजिशन आएंगे ना जब मैं आप इसको इसमें पढ़ाऊंगा, प्रेपोजिशन में बहुत अच्छे इसमें आएंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आगे चले कॉन्टिन्यूस के लिए। कॉन्टिन्यूस को और हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जब कभी कभी हम क्या यूज़ कर लेते हैं, शॉर्ट फ्यूचर या रिसेंट अपकमिंग फ्यूचर की बात होती है, तब भी हम इसको यूज़ करते हैं। रिसेंट अपकमिंग फ्यूचर जो बहुत आपका जल्दी में फ्यूचर आने वाला है, इसको तब भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं, जैसे आपने बोला सेंटेंस नंबर 1, ही इज गोइंग टू, ही इज गोइंग टू गेट, इज गोइंग टू गेट मैरिड। ठीक है, अब यहाँ पर सून लिखने की जरूरत नहीं है कि इज गोइंग टू गेट मैरिड सून। सून का मतलब यहाँ पर गोइंग टू का मतलब यही होता है कि हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल, ठीक है ना, या जल्दी में, या कुछ ही समय में, कुछ ही समय में, मैं हाल फिलहाल में कुछ ही समय में शादी करने वाला हूँ। ठीक है, तो ही इज गोइंग टू गेट मैरिड, जल्दी वो अपनी शादी करने वाला है। ठीक है, अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही इज अबाउट टू गेट मैरिड। ठीक है ना, तो जब कभी भी आप बोलेंगे गोइंग टू या बोलेंगे अबाउट टू,
तो दोनों का मतलब ये होता है शॉर्ट फ्यूचर। जो चीज़ आपकी हाल फिलहाल में होने वाली है, दैट इज़ आपकी अबाउट टू या आपकी गोइंग टू। ठीक है, तो ये आपके अबाउट टू या गोइंग टू होती है इस तरह से। तो मैं बहुत जल्दी में जो चीज़ करने वाला हूँ, जैसे मैंने बोला मेरा एक फ़ोन ख़राब हो गया है, तो आई एम गोइंग टू बाय एप्पल 17 प्रो। मैं 17 प्रो खरीदने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि खरीद नहीं सकता मैं महंगे फ़ोन खरीदना पसंद नहीं करता। नॉर्मल फ़ोन से ही काम चला लेता हूँ 30-40 हज़ार रुपये के से ही। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ गई ये बात आपको? ये मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, फटाफट मेरी जितनी भी पीछे की क्लास है सब उनको देख लीजिए, और उन्हीं को देख करके बेस बनेगा। ऐसे ही नहीं, अब जैसे आप टेंस पढ़ रहे हो तो टेंस से भी बेस बन जाता है, लेकिन मैं ऑलरेडी 6 से 7 या 8 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो उनको देख लीजिए। ठीक है, और हर चैप्टर्स की 4-4, 5-5, 6-6 क्लास पढ़ी हुई है। प्रॉपर सिलेबस डाल रखा है मैंने बेटा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ में, सर मेरा रीजनिंग का क्लास क्यों नहीं चल रहा है आपको पता होगा। मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% दे करके निभा रहा हूँ। बाकी क्लासेस के बारे में तो आप वहीं पर हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं उनको अपनी समस्या। अगर आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है या मेरे से कोई समस्या है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट, मेरा ये रहा, आप मुझे बता सकते हैं मैसेज के थ्रू। मैंने आपको पहले भी कहा था, बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं, एंड आई एम क्वाइट बिजी। मैं इतना फ्री नहीं रहता कि मैं ज़्यादातर कॉल अटेंड कर सकूं। ज़्यादातर मैं क्लास में रहता हूँ, अपने स्टूडियो में रहता हूँ, पढ़ाते रहता हूँ, तो मैं कॉल अटेंड कम कर पाता हूँ। तो प्लीज़ कोशिश करें अपनी समस्या को सिर्फ मैसेज में बताने की, और समस्या सिर्फ होनी चाहिए आपकी इंग्लिश से रिलेटेड। मुझे रीजनिंग और मैथ से कोई मतलब नहीं है, वो आप जिस ऐप से आपने कोर्स लिया वहाँ पर देखें। बट इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, ठीक है? और मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अपनी कम्युनिटी में भी जोड़ लूँगा। वो इंग्लिश की कम्युनिटी है, वो मेरी खुद की पर्सनल कम्युनिटी है। वो मालवी क्लासेस की कम्युनिटी नहीं है, वो मेरी खुद की कम्युनिटी है। मैं इसीलिए आपको वहाँ पर उसमें जोड़ लेता हूँ, जिसमें मैं आपको इंग्लिश का कुछ असाइनमेंट भेजता रहता हूँ, ठीक है? हाँ, तो कॉल तो मैं भी रिसीव नहीं करूँगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सिर्फ़ इंग्लिश से रिलेटेड। सर इंग्लिश में ये समस्या है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो बेटा। ठीक है बच्चे? ये बात है, ठीक है? तो ये रहा आपका कंटीन्यूअस सेंटेंस, इस तरह से आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बनाते समय आपको खास तौर पे ध्यान रखना कि जो आपका वर्क है, वो एट ए टाइम चल रहा है, ठीक है? एट प्रेजेंट जब काम आपका चल रहा होता है, तो उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहते हैं, ठीक है? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अलावा हमारे पास में इसमें सीखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है, याद करिए मैंने आपको बताई थी कुछ स्टेटिव वर्ब्स। अब स्टेटिव वर्ब्स आपकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लगी रहती है। स्टेटिव वर्ब्स याद है, जब भी थोड़ी देर पहले मैं आते ही सबसे पहले उन्हीं को बताया था, कि जो आपकी लाइक, हियर और नोटिस, फील, सीम, स्मेल, टेस्ट, ये सब जो वर्ड होते हैं, ये आपके परमानेंट वर्ब्स होते हैं। इन परमानेंट वर्ड्स को आप जब यूज़ करेंगे तो बेटा आप कभी टेम्परेरीनेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको सेंटेंस लिख के दिखा रहा हूँ। ये सेंटेंस। दूसरा, आई एम लविंग माई पेरेंट्स, ही इज अंडरस्टैंडिंग माई इमोशन एंड
फीलिंग्स, ठीक है। योर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी नाइस टुवर्ड्स क्रिकेट, ठीक है। सो मैंने 4 सेंटेंस लिखे, इनमें से बताइए कौन सा सेंटेंस गलत है या कौन सा सही है। ये जो अपीयर है, क्या आप इसको यूज कर सकते हैं? ये जो बेटा अपीयर है, ये जो इज है, ये आपकी कैसी वर्ब है? परमानेंट वर्ब, परमानेंट वर्ब। और आपको पता है जो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होता है वो टेम्परेरी होता है, तो किसी भी टेम्परेरी सेंटेंस के अंदर कोई भी परमानेंट वर्ब यूज नहीं हो सकती। तो इस पूरे को ही आप हटा दीजिए यहाँ से, तो यहाँ पर होगा ही विल अपीयर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन दिस ईयर, वो इस साल एग्जाम में अपीयर करेगी, ठीक है। ऐसे करके यूज कर सकते थे। आई एम लविंग माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को प्यार कर रहा हूँ। ये सेंटेंस आपको बेतुका नहीं लग रहा? ठीक है, तो या तो लव आप करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसमें टेम्परेरी कुछ नहीं होता है। लविंग का मतलब होता है, अगर आपने लविंग बोल भी दिया ना, ठीक है, लविंग का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका मतलब ये हो जाएगा ये टेम्परेरी वर्ब है, टेम्परेरी वर्ब होती नहीं है, तो यहाँ पर आई एम लविंग का मतलब की जगह यूज होगा यहाँ पर आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस में इसकी इसके रिगार्ड में लिखता हूँ, ठीक है। शी इज loving and caring, ठीक है। या ऐसे नहीं बोल सकते, my loving brother is coming this year। अब यहाँ पर ये जो लविंग लिखा हुआ है बेटा, ये जो लविंग है, ये लविंग एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जब ये एडजेक्टिव या नाउन की तरह काम करेंगे तब इनमें आईएनजी लग सकता है, मगर ये जब मेन वर्ब की तरह काम करेंगे, जब ये कॉन्टिन्यूस में काम करेंगे तब नहीं लग सकता। जैसे मैंने बोला ही इज अंडरस्टैंडिंग माई इमोशन, ही इज अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा बेटा, ही अंडरस्टैंड्स माई इमोशंस, ही अंडरस्टैंड्स माई इमोशन एंड फीलिंग, वो मेरे इमोशंस एंड फीलिंग समझती है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ योर अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी, तो ये जो वर्ब है, वर्ब से पहले ये लग रहा है, तो अब ये जो है ना आपका बेटा, ये आपका नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। किसकी तरह यूज़ हो रहा है? नाउन। और ये नाउन का अपना क्या है? ये आपकी पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो जो नाउन की तरह यूज़ करते हैं इसको तब तो ये ठीक है, लेकिन जब इसको मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस में तब ये गलत है। तो इसीलिए आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जब इसको मेन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तब इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको ख़ास तौर पे ध्यान देना होगा कि स्टेटिव वर्ब्स किसी टेम्परेरी सेंटेंस के साथ में यूज़ नहीं होती। क्लियर है? तो इट इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड टुडे, ठीक है। टेंस पढ़ते समय आपको अब ध्यान, आपको पता लग रहा होगा कि जो टेंस होता है बेटा वो ऐसे ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, धीरे-धीरे पढ़ाना चाहिए टेंस को। अब टेंस के अंदर मैं चाहता तो आज मैं प्रेज़ेंट ख़त्म करके अब पास्ट पे आ जाता, नहीं। अभी मैंने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यू खत्म किया 2 दिन में। तकरीबन 7 दिन का 6 दिन का प्रोसेस होता है। जब 7 क्लास पूरी हो जाएंगी आपकी तब जाकर आपको लगेगा कि टेंस आपने पढ़ा है। जब इसकी मैं एरर बनवाऊंगा, ठीक है, तब आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है भाई, अब बताइए आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अब मुझे बताइए, सही है। जल्दी बताइए, अब मैं भूखा हूँ, तब तक मैं थोड़ा सा एप्पल खा लेता हूँ। अभी मैं आपके मैसेज देख रहा हूँ, बताइए आप क्या कर सकते हैं।